अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूं वीयू एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम MGT 510 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लेक्चर नंबर 27 को डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 27 के मेन टाइटल की अगर बात करें तो मेन टाइटल है ISO 9001 2000 QMS क्लोज नंबर 8। क्लोज नंबर 8 के जो मेन पॉइंट्स हैं वो है मेजरमेंट एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट। इस लेक्चर के अंदर जो मैं हैंडआउट्स यूज कर रहा हूँ, आप वो फाइल भी मुझसे ले सकते हैं। उसके लिए आप ईमेल कर सकते हैं मुझे। ईमेल जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मौजूद है। उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो उस व्हाट्सएप के जो एडमिन है उसको भी आप सेंड कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में टॉपिक नंबर 1 होगा, वो है मेजरमेंट एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट। इसके बारे में हम बात करेंगे जो कि क्लोज नंबर 8 है। और दूसरा, इस लेक्चर के दौरान हम कोशिश करेंगे जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं या एमसीक्यूज हो सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करें। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, जिसमें आप बिल्कुल साथ नहीं देते, काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये तीनों चीजें करने में आपका 1 मिनट से भी कम वक्त लगेगा, लेकिन ये हमारे लिए बहुत मोटिवेशनल होता है कि हम आपके लिए मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर लाएं। तो आइए अपने आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूंगा। लेक्चर नंबर 27 जो है ये स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 121 से। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये एंड कहाँ पर हो रहा है। तो इसका जो एंड है, अभी भी देखें मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ लेकिन एंड अभी तक नहीं आया है। तो ये देखें, ये एंड हो रहा है पेज नंबर 130 पे। तो 121 से लेके 130 तक तकरीबन 10 पेजेस हैं। ठीक है, और सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब ये 10 पेजेस को मैं लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं 5 मिनट के अंदर कवर कर दूं, क्योंकि स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे होते हैं कि लेक्चर बहुत लंबा है, लेक्चर बहुत लंबा है। तो 10 पेजेस का एक लेक्चर है, मैं 5 मिनट के अंदर कैसे कवर कर दूं? आप खुद समझें। या तो मैं बस अपने व्यूज बनाने के लिए, आप यकीन माने जितनी छोटी वीडियोस हैं उतना यूट्यूबर को फायदा है, उतने ज्यादा व्यूज आ रहे होते हैं। और लोगों का अटेंशन स्पेन आजकल दूसरी एप्लीकेशंस की वजह से, शॉर्ट्स की वजह से वैसे ही कम है। और पढ़ाई में तो माशाल्लाह मैं आपको स्टेट्स दिखा दूं तो जब पेपर्स होते हैं जब भी लोग यूट्यूब चैनल देख रहे होते हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप लोग बस, अब मैं क्या बोलूं, बहुत से लोग करते भी हैं और बहुत से लोग नहीं करते। तो काइंडली सपोर्ट कर दिया करें जो आपके लिए इतने मेहनत कर रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कम से कम टाइम में कवर करें। उसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स को छोड़ूंगा। जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं आपने सिर्फ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद करने हैं, दूसरे पॉइंट्स आप स्किप कर दें। इजीली आपका पेपर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बढ़ते हैं मेजरमेंट एनालिसिस और ये इसके मेन पॉइंट है। द ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो प्लान करे, इंप्लीमेंट करे एक मॉनिटरिंग, मेजरमेंट एनालिसिस इंप्रूवमेंट सिस्टम, या एक प्रोसेस को इंप्लीमेंट करे जो कि मॉनिटर कर सके, मेजर कर सके, एनालिसिस कर सके और प्रोसेसेस को इंप्रूव कर सके। अब इससे होगा क्या? टू टू डेमोस्ट्रेट कंफर्मेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, के प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छा बन रहा है, डिफेक्ट फ्री बन रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस चीज़ को डेमोस्ट्रेट कर सके, इंश्योर कर सके कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग काम हो रहा है और कंटिन्यूअसली अपने इम्प्रूव प्रोसेस को जो है इम्प्रूव करते जाएं एज पर, और उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाते जाएं एज पर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। जनरल गाइडलाइंस यहाँ पर दी हुई है, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बताया हुआ है, उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे जनरल गाइडलाइंस क्या है? ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रेगुलरली मेजर करें, अपने वेब प्रोडक्ट्स को एवेल्युएट करें, अपने प्रोसेस को एवेल्युएट करें, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को देखें और ओवरऑल परफॉर्मेंस को इस इवेल्युएशन की बेस पे इंप्रूव करते जाएं। इसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं कि एनालाइज करें जो डेटा उनके पास आ रहा है डिफेक्ट्स का, दूसरी चीजों का, उसके ऊपर मीनिंगफुल एक्शन लें और उस इन्फॉर्मेशन जो गैदर हो रही है उसके ऊपर मीनिंगफुल एक्शन लें। इट्स एन इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ट्रेंड एंड वेरिएशन एंड बी सुटेबल स्टेटिस्टिक्स मेथड, यानी कि आप इसको आप किस तरीके से कर सकते हैं कि आप ट्रेंड्स को देखें, वेरिएशन क्या आ रही है उसके अंदर, और सुटेबल स्टेटिस्टिक्स मेथड जो है उनको यूज करें। डेटा फ्रॉम दीज इवेल्युएशन शुड इन्फॉर्म मैनेजमेंट रिव्यूज एंड सपोर्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब ये जो डेटा उठकर आएगा इसके ऊपर जो इवेल्युएशन होगा वो मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करेगा कि किस तरीके की कंडीशंस है प्रोडक्ट की, कितने डिफेक्ट आ रहे हैं और क्या चीजें आ रही हैं, और मैनेजमेंट जो है एक इफेक्टिवली सपोर्ट कर सकेगी नीचे के लोगों को ताकि वो अच्छा प्रोडक्ट बना सके। क्रिएटिव अप्रोच होनी चाहिए, एडुकेट रिसोर्सेज होनी चाहिए, और ये सारी चीजें अगर आपके पास हो तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ये थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन थी इसके अंदर। अब यहाँ पे देखें मैंने एक रियल लाइफ एग्जांपल भी दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। अगले जो टॉपिक्स हैं, अगले जो इस लेक्चर के अंदर टॉपिक्स हैं उसमें मैं नहीं बताऊंगा आपको, सिर्फ मैं देना चाह रहा हूँ कि रियल लाइफ एग्जांपल क्यों लिखा हुआ है इसमें। यह है कि इमेजिन रेस्टोरेंट वांट टू इम्प्रूव इट्स सर्विस। आप एक रेस्टोरेंट की एग्जांपल ले लें जो अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करना चाहता है। अब वो क्या करेगा कि वो जितने भी कस्टमर्स वहां पर आएंगे उनसे फीडबैक लेगा। फीडबैक किस तरीके से ले सकता है? तो उनको एक फीडबैक फॉर्म दे दे कि सर आप इस पे क्लिक कर दें कि आपको हमारे, जिसमें लिखा होगा आपको हमारा जो आपने ऑर्डर किया है खाना कैसा लगा, गार्ड्स की, वेटर्स की सर्विसेज कैसी थी, इन्वायरमेंट कैसा था, टेम्परेचर कैसा था, किस चीज में आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं वो कमेंट दे दें, या वेटर खड़े होकर वहां पे पूछ लेगा। तो उससे क्या होगा कि उनको समझ में आएगा, उनकी मैनेजमेंट को, कि कौन कौन सी चीजों को इम्प्रूव करना है, क्या उनको हाई ज्यादा स्टाफ रिक्वायर्ड है कि ऑर्डर आने में लेट हो गया,
उनका इन्वायरमेंट सही नहीं है, किसी किस्म की स्मेल तो नहीं आ रही, कोई मसला ना हो रहा हो, तो इससे वो क्या होंगे कि कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते जाएंगे अपनी सर्विसेज को। तो क्लोज नंबर 8 जो है वो भी हमसे यही क्राइटेरिया डिमांड करता है कि आप कंटिन्यूअसली एक सिस्टम बनाएं जिसके जरिए आप अपने प्रोसेसेस को इंप्रूव करते जाएं। ठीक है, तो जब ये नोट्स आप मुझसे ले लेंगे तो उसके अंदर ये टॉपिक तो मैं आपको डिफाइन कर दूंगा, रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे तो मजीद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद है इशू टू बी कंसिडर। कौन से इशू कंसिडर करने चाहिए जब आप ये काम कर रहे होते हैं? ठीक है, तो उसमें ये सारे इश्यूज दिए हुए हैं, इनको हम वन बाय वन यहाँ पर देख लेते हैं। मैंने इजी करके आपके लिए लिखा है। तो क्या है कि यूज मेजरमेंट एनालिसिस टू सेट प्रायोरिटीज। मेजरमेंट एनालिसिस आपको सेट करना पड़ेगा कि आपकी क्या प्रायोरिटी है, किस तरीके से आप मेजरमेंट करेंगे। रेगुलरली आपको डेटा चेक करना पड़ेगा, बेंचमार्क बनाना पड़ेगा कि हर चीज का टारगेट ये होना चाहिए, और सबसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि मेजरमेंट के प्रोसेस के अंदर क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। उसके बाद है मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट। उसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है नंबर 1 पे आती है कि आपके कस्टमर की सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। अगर कस्टमर की कंप्लेन आ रही है आपको अच्छे तरीके से एड्रेस करें। मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ सिस्टम परफॉर्मेंस। अब आप अपने प्रोसेस को जो है, अपने सिस्टम को जो है वो चेक करते रहें। वो आप किस तरीके से करेंगे? इंटरनल ऑडिट्स करें, फाइनेंशियल मेजरमेंट लें, सेल्फ असेसमेंट मेथोडोलॉजीज को अपनाएं। इंटरनल ऑडिट्स क्या है कि आपके अंदर जो सीनियर्स लोग हैं वो ऑडिट्स करें, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट का प्रोसेसेस को चेक करें। ये चेक करें कि वर्कर्स जो है सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फाइनेंशियल मेजरमेंट्स लें कि जहाँ पे रिसोर्सेज की जरूरत है, कोई नए इक्विपमेंट की जरूरत है, तो वहाँ पे आप पैसे खर्च करें, उस इक्विपमेंट को खरीद के लाएं। सेल्फ असेसमेंट एंड मेथोडोलॉजीज बनाएं। सेल्फ असेसमेंट मेथोडोलॉजीज क्या होती हैं कि जैसे आपने एक टॉपिक को लर्न कर लिया, ठीक है, आपने इस लेक्चर को लर्न कर लिया। इस लेक्चर को लर्न करने के बाद आप जो है इसको गूगल पे आप क्वेश्चन सर्च कर रहे हैं कि भाई ISO 9001 2000 के क्लोज नंबर 8 के रिगार्डिंग मुझे एमसीक्यूज दिखा दें। अब वहां पे एमसीक्यूज आ गए तो वो आप उनको गूगल पे चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ यार इस सवाल का ये जवाब होगा, इस सवाल का ये जवाब होगा, तो आप एक सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं। तो आपने क्या मेथड बनाया कि गूगल पे जाएंगे, कोई वेबसाइट ढूंढी और उसके जरिए आपने अपना सेल्फ असेसमेंट करना शुरू कर दिया क्विज लेके। इसी तरीके से जो है एक सेल्फ असेसमेंट के मेथड्स होने चाहिए आपके प्रोसेस के, जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके अपने सेल्फ असेसमेंट होने चाहिए। उसके बाद क्या है? मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन के किस तरीके से आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन कर सकते हैं। तो फीडबैक ले सकते हैं आप, कस्टमर रिक्वायरमेंट कॉन्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, सर्विस डिलीवरी डेटा को गैदर कर सकते हैं, और कंपटीशन आपका क्या चल रहा है उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने डिटेल में भी आपको ये सारी चीजें समझा दी हैं, आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट में क्या होता है कि आप कंफर्म करते हैं, प्लान अरेंजमेंट करते हैं कि जो इंटरनल स्टैंडर्ड हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के, वो स्टेब्लिश हो गए हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और इफेक्टिवली मेंटेन है, इम्प्लीमेंटेड है और मेंटेन भी है। यानी कि जब ऐसा तो नहीं है कि इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन का मतलब ये है कि जब ऑडिटर्स आते हैं, आप ज्यादातर कंपनीज में क्या होता है, हमारी बदकिस्मती ये है कि जब आपको पता होता है कि ऑडिटर्स, अगर आप में से कुछ स्टूडेंट जॉब करते हैं, तो जब आपको पता होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शोर मचता है, भाई ऑडिट होने वाला है एक हफ्ते में, तो उस पूरे हफ्ते में सारी चीजें अच्छी अच्छी कर लेते हैं, ऑडिटर को दिखा देते हैं, और जब ऑडिटर चले जाते हैं तो सब चीजों को लपेट के हाथ झाड़ लेते हैं और वही पुराने तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। अब इंटरनल ऑडिट में क्या होगा कि आप एक इंटरनल ऑडिट का प्रोसेस बनाएं ताकि वो आपको आइडेंटिफाई करके दे सके कि कौन कौन सी आपकी स्ट्रेंथ है, यानी कि कौन से एरियाज में आपकी स्ट्रेंथ है, कौन से एरियाज आपकी वीकनेस है एज कम्पेयर टू क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अब उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं कि आप एडुकेट डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपके पास है या नहीं है, और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोसेस हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ, आप एनसीज वगैरह को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, क्वालिटी कॉस्ट डेटा को एनालाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट एक्टिविटीज को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज के साथ आपकी रिलेशनशिप कैसी है, इंक्लूडिंग इंटरनल कस्टमर, इंटरनल जो कस्टमर उनके साथ। अब ये जो टर्म्स लिखी हुई है ये भी आगे आएंगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये मैंने सब हाईलाइट कर दिया है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो 3 नंबर का आता है या 5 नंबर का आता है। अगर आपके पास आ गया कि इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड सवाल आ गया, तो इसमें से 2-3 पॉइंट भी आप लिख देंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे कि भाई एक इंटरनल ऑडिट सिस्टम होना चाहिए ताकि वो हमें स्ट्रेंथ और वीकनेसेस बता सके क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की। ठीक है, और उसके बाद आप ये 2-3 पॉइंट लिख देंगे तो आपका ये पॉइंट जो है वो इजीली क्लियर हो जाएगा, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सेल्फ असेसमेंट है। सेल्फ असेसमेंट क्या होता है? कंसीडर एस्टैब्लिशिंग इम्प्लीमेंटिंग अ सेल्फ असेसमेंट प्रोसेस। आपको ये चीज कंसीडर करनी चाहिए मैनेजमेंट को कि वो एक सेल्फ असेसमेंट प्रोसेस बता दें, और वो क्या होना चाहिए, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। सिंपल टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, इजी टू यूज होना चाहिए, मिनिमल इम्पैक्ट होना चाहिए मैनेजमेंट रिसोर्सेज का। यानी कि ऐसा नहीं कि आप सेल्फ असेसमेंट सिस्टम के लिए आप क्या करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक प्रोग्रामर को हायर करें, पूरा एक सॉफ्टवेयर बनवाएं, सारी चीजें करें, और आप उस पर लाखों रुपए की कॉस्ट लगा दें, और उसका रिजल्ट क्या हो कि वो सिर्फ आपके प्रोडक्ट को चेक कर रहा है। तो आपको लाखों रुपए लगाने की जरूरत नहीं है, आपने ये कोशिश करनी है कि मिनिमल रिसोर्सेज के अंदर आप एक अच्छा सेल्फ असेसमेंट सिस्टम बना दें। उसके बाद मेजरमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम और प्रोसेस किस तरीके से बना सकते थे? ऑर्गेनाइजेशन शुड आइडेंटिफाई मेजरमेंट मेथोडोलॉजी एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट टू इवैल्यूएट द प्रोसेस परफॉर्मेंस।
अब आपने क्या करना है कि मेजरमेंट मेथोडोलॉजीज बनानी है, एक परफॉर्मेंस मेजर्स बनाने कि किस तरीके से आप जो है प्रोसेस की परफॉर्मेंस को चेक कर सकेंगे। एक मिसाल ले लें कि एक कार्स बनाने वाली कंपनी है, वो जो कार्स बनाती है तो उसपे क्या होता है कि कार्स की टेस्ट ड्राइव होती है। तो टेस्ट ड्राइव के दौरान कार को स्पीड पे ले जाया जाता है, ब्रेक्स मार मार के चेक किया जाता है, उसको राउंड करके चेक किया जाता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी रोड ग्रिप, उसकी स्पीड, उसकी ब्रेक्स, सारी चीज़ों को चेक किया जाता है कि वो एक्यूरेट है या नहीं है, टाइमलीनेस नहीं है, रिएक्शन टाइम क्या हो रहा है, साइकिल टाइम क्या हो रहा है, इफेक्टिवनेस है या नहीं है, टेक्नोलॉजीज़ जो उसके अंदर लगी हुई है वो यूज़ हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। ऐसा तो नहीं कि कस्टमर को बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगना शुरू हो जाएगी, थोड़े अरसे के बाद ये चीज़ें खराब हो जाएँगी। तो ये सारी चीज़ें टेस्ट ड्राइव जो प्रोसेस है कार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, कार बनने के बाद, ये एक मेजरमेंट मेथोडोलॉजी है। इस तरीके से हर प्रोसेस के अंदर मेथोडोलॉजीज़ होती हैं डिफरेंट। जब आप किसी इंडस्ट्री में काम करने जाएँगे, तो आपको ये नज़र आ जाएँगी। Monitoring and measurement of process. The organization shall supply suitable method to measurement and where applicable measurement of the quality management system and processes. Organization की responsibility है कि वो क्या करे, measurement के लिए जो tools required हैं, जो processes required हैं, जो formats required हैं, जो work instructions required हैं, वो सारी जो है नीचे workers को provide की जाए। Monitoring and measurement of products. इसको हम देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन नीड टू सेट अप मेजरमेंट रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्ट टू इंश्योर द मीट स्टैंडर्ड। ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, एक मेजरमेंट रिक्वायरमेंट का क्राइटेरिया बनाना है कि ताकि आपके प्रोडक्ट जो है वो स्टैंडर्ड को मीट कर सके। अब एक मिसाल ले लें कि बाइक्स के आपने जंप्स देखे होंगे। बाइक के जंप्स जो हैं जब आप गाड़ी लेते हैं, एक अरसे तक चलाते हैं तो तकरीबन 6 महीने 7 महीने उसके जंप्स जो हैं वो काम करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आपको जंप्स को जो है ठीक करवाना पड़ता है या चेंज करवाना पड़ता है। तो ये जो क्या मेजरमेंट क्राइटेरिया होता है कि वो जंप्स जो हैं 6 महीने तक चलते हैं। जैसे आप एक मिसाल ले लें, आप बोलते हैं ना यार अगर मुझे एक जूसर मशीन लेनी है तो ये वाली कंपनी की ले लो, ये अच्छी है, ये वाली कंपनी की अच्छी नहीं है। तो उसपे आप क्या चेक कर रहे होते हैं, यार ये कंपनी की जूसर मशीन मैंने यूज़ की थी, ये 1 साल 2 साल बहुत अच्छी चली थी, इसने हमें परेशान नहीं किया, और इसकी यूज़ की थी, ये तो 2 महीने में खराब हो गई। तो ये मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट सिस्टम बनाना होता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो जो स्टैंडर्ड है वो प्रोसेस पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि जूसर मशीन के अंदर स्पार्किंग होना शुरू हो जाएगी, मोटर जल जाएगी या उसका ब्लेड टूट जाएगा। तो सारी चीज़ों को चेक करना, तो ये यहाँ पर जो इस चीज़ को देख रहे होते हैं कि मॉनिटर मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोडक्ट का एक पूरा सिस्टम होना चाहिए। अब ये मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट सिस्टम के रिलेटेड दिया गया, आप इजीली पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब इंटरेस्टेड पार्टीज की यहाँ पे बात कर लेते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन शुड आइडेंटिफाई द मेजरमेंट इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू मीट द नीड्स ऑफ अदर इंटरेस्टेड पार्टीज एट अप्रोप्रिएट स्टेट ऑफ प्रोडक्ट रियलाइजेशन। सच इन्फॉर्मेशन शुड इंक्लूड मेजरमेंट रिलेटिंग टू पीपल, ओनर, सप्लाई एंड सोसाइटी। अब इसमें क्या है कि इंटरेस्टेड पार्टीज क्या है, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं उसमें उसके बनाने के दौरान ऐसा तो नहीं हो रहा है जैसे पंजाब में ईंटों के भट्ठे होते हैं। अब वो ईंटें तो बना रहे हैं, उनका प्रोडक्ट जो है वो ईंटें हैं। अब वो ईंटें तो बना रहे हैं लेकिन उससे वो क्या कर रहे हैं कि सोसाइटी का बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, वहां से मुसलसल धुआं निकल रहा होता है और फिर ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन फुटप्रिंट का बायस बनता है, और उससे क्या होता है कि कितनी ज्यादा गर्मी बढ़ रही है। तो ये सारी चीजें देखनी होती है कि पीपल्स को भी नुकसान हो रहा है, वहाँ के ओनर्स जो हैं उनको तो शायद पैसों की मद में फायदा हो रहा है, और वहाँ के जो सप्लायर्स हैं वो कुछ ऐसे। अब एक मिसाल ले लें कि ओनर्स जो हैं वो भट्टा जो चला रहा है और जिसका वो मालिक है वो तो ओनर्स हो गया। पीपल जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको कितना नुकसान हो रहा है कि गरमाइश में वो रोजाना रह रहे हैं, ठीक है। तो गरमाइश की वजह से हीट स्ट्रोक हो सकता है, उनको चक्कर आ सकते हैं, उनमें डिहाइड्रेशन हो सकती है, तो ये सारे मसले हो सकते हैं। सप्लायर्स जो है, उनके सप्लायर्स जो हैं उनको रेती बजरी वगैरह जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो वैसे ही लेकर आ रहे हैं पूरे। अब रोड के ऊपर आप देख रहे होते हैं कि रेती का ट्रक जा रहा होता है और उससे मट्टी उड़ उड़ के जो है वो पीछे लोगों की आंखों में पड़ रही है, और किसी की आंख में कोई मोटा ज़र्रा चले गया और वो बंदा बाइक से स्लिप हो गया तो उसको भी नुकसान हो सकता है। तो सप्लायर्स जो उल्टे काम कर रही हैं, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं, ठीक है। अब ओनर्स को क्या करें कि उनको चेक करें जाके, उनको गोल्स बताएं कि भाई, अब ये क्या करता है, क्लोज नंबर 8 उनको बताता है कि आपने इस तरीके से काम करना है कि आपके इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर लोगों को नुकसान ना हो, सप्लायर्स को भी इसके बारे में, सोसाइटी को भी इसके बारे में गाइड करना है। तो ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड हो रही होती हैं। कंट्रोल ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस। नॉन कन्फॉर्मेंस इसको कहते हैं कि एक आपको एक स्टैंडर्ड दिया, ऑडिटर ने आके एक चीज़ आप गलत कर रहे थे, वो आप कि उसने पकड़ ली, ठीक है। तो वो नॉन परफॉर्मेंस होता है कि उसको किस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे मिसाल है, एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एबल टू रिपोर्ट प्रॉब्लम नॉन परफॉर्मेंस एट एनी स्टेज। इंटरनल ऑडिट के दौरान आपको ऑर्गेनाइजेशन को इतना एम्पावर करना है कि कोई भी बंदा अगर ये देखे कि यार ये काम गलत हो रहा है, तो वो जाके अपने सीनियर्स को बता सके कि ये देखें ये काम गलत हो रहा है। अब वो क्विक रिपोर्टिंग करेगा, उससे क्या होगा कि उसके ऊपर आप करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं और सारी चीजें बना सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं आप। नॉन परफॉर्मर रिव्यू एंड डिस्पोजिशन, यानी कि नॉन परफॉर्मेंस आ गई। ऑर्गेनाइजेशन नीड अ प्रोसेस टू रिव्यू एंड हैंडल ऑल परफॉर्मर नॉन परफॉर्मर डेजिग्नेटेड पीपल शुड लुक ऑफ द ट्रेंड इन दिस प्रॉब्लम टू इंप्रूव प्रोसेस एंड नॉन परफॉर्म इन मैनेजमेंट इन्फॉर्म द मैनेजमेंट। अब इसमें क्या है कि ऑडिटर आपके पास आया, उसने एक प्रोसेस देखा, बोला भाई ये तो स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं हो रहा है, इसमें ये मसला आ रहा है, आप इसको इस तरीके से ठीक करें,
ठीक है, या कस्टमर के पास से किसी प्रोसेस में कंप्लेन आ रही है, तो आप उसको पूरे को चेक करते हैं कि यार ऐसा तो नहीं ये लड़का जो है वो डंडी मार रहा है और वो पूरे तरीके से काम नहीं कर रहा और इसमें यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जो नॉन परफॉर्मेंस जिसको हम एनसीज कहते हैं, वो एनसीज जो है उसका प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए कि लोग उसको रिपोर्ट करें और जो सीनियर लोग हैं उस पर काम करें और इन्फॉर्म करें मैनेजमेंट को कि ये चीज़ें ठीक हो गई हैं। अब इसकी यहाँ पे ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है, इसकी मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिखाता हूँ कि इमेजिन करें कि एक खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री है, उसमें जो है एक बेच बना खिलौनों का जिसके अंदर डिफेक्ट आ गया। अब उसमें क्या हुआ कि एक टीम ने जो है उसको रिव्यू करा, उसको देखा कि प्रॉब्लम जो है कभी पहले तो नहीं आई, अगर ये प्रॉब्लम आई है तो क्यों आई है, इस इंफॉर्मेशन को जो है उन्होंने यूज किया और उसको प्रोडक्शन को जो है इम्प्रूव किया था। टीम मेंबर आर स्किल्ड एंड ऑथराइज्ड टू फिक्स द प्रॉब्लम। इट इज अ लार्ज रिटेलर ऑर्डर दैट रॉय द फैक्ट्री माइट नीड द रिटेलर अप्रूवल फॉर द सॉल्यूशन। अब एक मिसाल ले लें, इसमें यहाँ तक जाना पड़ता है कि टीम मेंबर्स, आपको पता चल गया यार ये प्रॉब्लम्स आई है, ये प्रॉब्लम की वजह से एक बेच हम आगे भेज चुके हैं, ठीक है, और वो जिस रिटेलर के पास गया जिसने आगे बेचना है, तो आप उस रिटेलर को कांटेक्ट करते हैं, उससे वो सामान वापसी मंगवाते हैं और उसको सही सामान देते हैं। तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ तक गाइड करता है आपको। उसके बाद कंट्रोल ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट, मिलती जुलती वही बातें हैं जो हम ऊपर करके आए। एनालिसिस डेटा फॉर इम्प्रूवमेंट, कि आपके पास जो डेटा है आप ट्रेंड्स देखें, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देखें, कस्टमर फीडबैक देखें, उन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो आप एक्शन ले लें। अब यहाँ पे देखें एनालिसिस डेटा फॉर इम्प्रूवमेंट, इसके अंदर आप इजीली खुद भी पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है, कि आप क्या कर सकते हैं कि भाई कौन सा डेटा होगा कि जो काम हो रहा है, काम के दौरान जो डिफेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, उन डिफेक्ट्स की कोई नॉलेज हो रही होगी ना, उस डिफेक्ट को कोई नोट डाउन कर रहा होगा, उन डिफेक्ट की बेसिस पे जो डेटा आ रहा है उसको आप देखें कि भाई ये डिफेक्ट कितने पीसेस में आ रहा है, इस डिफेक्ट को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कस्टमर से फीडबैक आ रहा है, उस फीडबैक के अगेंस्ट हम इंप्रूवमेंट ले सकते हैं। तो ये सिंपल सी चीजें हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, छोटी मोटी इंग्लिश में आप लिख सकते हैं। इंग्लिश के पेपर में ग्रामर के नंबर कटते हैं, इन पेपर्स में ग्रामर के नंबर नहीं कटते। और आप अगर विजुअल यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर के ऊपर पेपर दे रहे हैं तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं कि वर्ड के अंदर आप सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं कि स्पेल चेक होता है, आप सिंपल जाके स्पेलिंग चेक पे क्लिक करें और सारी स्पेलिंग ठीक कर लें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एनालिसिस ऑफ डेटा। द ऑर्गेनाइजेशन शेल डिटरमाइन, कलेक्ट एंड एनालाइज appropriate डेटा टू डेमोस्ट्रेट द suitability effectiveness of the quality management system to evaluate where continual improvement of the effectiveness of the quality system can be made। अब एनालिसिस ऑफ डेटा क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है एक तरीका बनाए कि किस तरीके से जो डेटा है वो कलेक्ट किया जाएगा, उसको एनालाइज किया जाएगा, उसकी कितनी इफेक्टिवनेस आ रही है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से, उसको कंपेयर किया जाएगा और उसकी बेसिस पे इवेल्युएट किया जाएगा, प्रोसेसेस बनाए जाएंगे कि किस तरीके से हम कंटिन्यूस इंप्रूव कर सकते हैं और अपने प्रोसेस की इफेक्टिवनेस बढ़ा सकते हैं एज पर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इंप्रूवमेंट अब देख लेते हैं, जर्नल क्या होगा, द ऑर्गेनाइजेशन शेल कंटिन्यूस सीक्स टू इंप्रूव द प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो कंटिन्यूसली अपने प्रोसेस को इंप्रूव करते जाएं, इस ये ना करें कि वो प्रॉब्लम के लिए वेट करें कि जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम उसको इम्प्रूव करेंगे। हर जगह आपको इम्प्रूवमेंट की कोशिश करते रहना चाहिए। आप अपना डेटा जो है, एक पूरी टीम होनी चाहिए जो डेटा को एनालाइज करते रहे, जैसे उसको कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम देखे उसके ऊपर वो एक्शन ले, पूरे एक्शन डिसाइड करें एंड देन उसके ऊपर पूरे काउंटर मेजर्स बना के एक्शन लिए जाएं। करेक्टिव एक्शन क्या है कि आपने डेटा के थ्रू एक प्रॉब्लम को एनालाइज कर दिया, आपके सामने आ गए कि ये प्रॉब्लम्स आ रही है, अब उसको आप किस तरीके से सही कर सकते हैं, उसके ऊपर जो एक्शंस लेंगे वो करेक्टिव एक्शंस कहलाते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन शुड प्लान एंड एस्टैब्लिश अ प्रो करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन प्लानिंग शुड इंक्लूड इवैल्यूएशन ऑफ द सिग्निफिकेंस प्रॉब्लम, इफेक्टिव क्वालिटी। द इवैल्यूएशन शुड बी इन द टर्म ऑफ पोटेंशियल इम्पैक्ट सच एज ऑपरेटिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ नॉन कंफर्म परफॉर्मेंस, ड्यूरेबिलिटी, सेफ्टी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। एप्रोप्रिएट फंक्शन शुड बी प्रेजेंटेड इन द करेक्टिव एक्शन प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है करेक्टिव एक्शन के अंदर कि आप जो हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन को ध्यान में रखते हैं कि कस्टमर को हम जो प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं वो सेटिस्फाई होने चाहिए। आपने उसके अंदर ऑपरेटिंग कॉस्ट को देख रहे होते हैं, कॉस्ट ऑफ नॉन परफॉर्मेंस देख रहे हैं। नॉन परफॉर्मेंस से मुराद क्या है, आपने एक प्रोडक्ट बना दी, ठीक है, अब एक ऑर्गेनाइजेशन की मिसाल लेते हैं, वो डेटा कलेक्ट नहीं करती, वो कोई डेटा नहीं बनाती, इंटरनली कोई क्वालिटी चेक नहीं करती, डिफेक्ट आते हैं उसको उसी वक्त ठीक कर दिया जाता है, कस्टमर के पास भेज दिया जाता है। अब उससे क्या होता है कि एक ऐसा डिफेक्ट कस्टमर के पास निकल गया जो कि ठीक नहीं था, कस्टमर को आपने वारंटी दी हुई थी, कस्टमर ने वो चीज़ वापसी भेजी, अब उसके ऊपर वो नया पार्ट लगाना पड़ गया, तो उस पे आपकी एक अच्छी खासी कॉस्ट लग गई। तो ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही होती हैं यार, कौन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ले, कौन ऑडिट फॉलो करे, कौन इतने मसले मसाइल में पड़े, कौन इतने लोगों को हायर करे, तो उसमें वो यहाँ पे पैसे बचा लेते हैं। लेकिन कस्टमर्स की इतनी ज़्यादा कंप्लेन आती है, एक तो उनके कस्टमर उनसे कटना शुरू हो जाते हैं, उनके पास इतने ऑर्डर्स नहीं आते, और दूसरा कस्टमर की वारंटी क्लेम कर करके वो उससे ज़्यादा पैसा खर्च कर लेते हैं। तो आप एज ए स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, आपको ये अहमियत समझ में आनी चाहिए कि हाँ यार क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ज़रूरी है, ये हमें बाद में पूरे प्रोडक्ट की रिप्लेसमेंट की कॉस्ट से बचाता है। और कस्टमर कंप्लेंट, नॉन परफॉर्मेंस रिपोर्ट और ये सारी इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हेल्प कर रही होती हैं आपकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में और उसकी बेसिस पे करेक्टिव एक्शन लेने में।
अब उसके बाद एक करेक्टिव एक्शन वही सारी चीज़ें दी हुई हैं कि आप डिटरमाइन करें कि नॉन कन्फर्म किस वजह से मसले आ रहे हैं, जो आप एक्शन ले रहे हैं उसके रिजल्ट को रिकॉर्ड करें, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। उसके बाद प्रिवेंशन एक्शन है, ये भी मिलता-जुलता इसी से है। प्रिवेंटिव एक्शन को यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन प्रिवेंटिव एलिमिनेट द कॉजेज ऑफ पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिंग इन ऑर्डर टू अन अकरेंस। ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे प्रिवेंटिव एक्शन लेने चाहिए कि एनसीज ना हो या डिफेक्ट्स ना आए। उसमें क्या है कि डिटरमाइनिंग पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटीज एंड देयर कॉजेज। आप ये देखें अपने प्रोसेस के अंदर कि कहाँ आप इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं, इंटरनल ऑडिट के दौरान आपको नजर आता है हाँ यार यहाँ पे जो काम हो रहा है इसके ऊपर ऑडिटर एनसी रेज कर सकता है, आपने वो पॉइंट नोट कर लिया और उसके अगेंस्ट एक्शन ले लिए, ठीक है। और आपने इन पॉइंट को एवेल्युएट कर दिया कि किस तरीके से यहाँ पर ये मसला आ सकता है, जैसे यहाँ पर ये एनसी आ सकती है, उस एनसी को किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है, वो एक्शन आपने लिख दिए। उसके बाद कौन से एक्शन आपने लेने हैं उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया और जो रिजल्ट निकल गया है उसको रिकॉर्ड कर दिया और रिव्यू किया कि हाँ यार ये एक्शन ठीक थे, इनकी बेसिस पे रिजल्ट ठीक हो गया, अगर नहीं ठीक हुआ तो फिर दोबारा से कोई एक्शन आप ले लें। प्रोसेस फॉर इम्प्रूवमेंट इसमें क्या होती है कि वैलिडेशन डेटा करते हैं, टेस्ट डेटा बनाते हैं, रिक्वायरमेंट द फीडबैक ऑफ इंडस्ट्री पार्टीज को आप लिखते हैं, फाइनेंशियल डेटा को देखते हैं और पूरे डेटा को एनालाइज करते हैं और उसकी बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं कि कौन से प्रोसेस में क्या इंप्रूवमेंट आपने करनी है। तो गाइज ये था आज का लेक्चर। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत ज़्यादा तेज़ी में कोशिश की है, फिर भी 20 मिनट की वीडियो बन गई है। तो एक पेज जो है तकरीबन 2 मिनट में कवर किया है। तो अगर ये वीडियो लंबी हो गई है तो मैं माज़रत खा हूँ, लेकिन ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने कोशिश की है कि अच्छी तरीके से इसको डिफाइन कर दूँ। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर ये हाइलाइटेड हैंडआउट्स आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है। आप या तो ईमेल कर दें या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके एडमिन को मैसेज कर दें। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो भी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो भी, कोई सजेशन है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।